नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, अभिभावकों, गुरुजनों और समस्त मेरे विद्वान छात्र। कोरोना जैसी जो अदृश्य वायरस है, जिसके कारण कोविड-19 जो महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है, उसके चलते हमने कुछ छोटा सा प्रयास किया और ऑनलाइन क्लासेज प्रारंभ की गई है, जिसमें हम 10th क्लास और कंपटीशन से संबंधित जनरल साइंस के बारे में अध्ययन करेंगे। जो 10th क्लास की साइंस है, सबको पता है कि लॉकडाउन है, इसके चलते हम घरों में रह रहे हैं, तो अपन को पढ़ाई करनी और अपने जो टाइम है उसको सही व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करना है। तो हम 10th क्लास की जो साइंस की बात करें तो ये 80 मार्क्स यानी 80 नंबर का पेपर है, जिसमें अलग अलग लेसन, जो टोटल 20 लेसन है, उनके अलग अलग मार्क और उनको अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, जिसमें जो महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं, जिसमें हम बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इनके बारे में जनरली चर्चा करेंगे, इनका हम अध्ययन करेंगे। और पर्यावरण के लेसन, जो लेसन है पर्यावरण के, उन कमजोर बच्चों के लिए है जो पास होंगे, जिन बच्चों को अच्छे परसेंटेज बनाने हैं साइंस के अंदर, उनको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ेंगे। और हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो बायो, उसके बाद में केमिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ी सी टफ, और उसके बाद में फिजिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। सब चीज़ें समझ के पढ़ेंगे और आसान तरीके से पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि सारे वीडियोज जो भी अध्ययन करवाएंगे पूर्ण रूप से आपके समझ में आएंगे। तो सबसे पहले हम लेसन नंबर 1 पर चर्चा करें, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। जो लेसन है, बिल्कुल हम जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो रूल्स है कि हमेशा सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए, तो हम पहले इजी चीजें, आसान चीजें पढ़ेंगे और धीरे धीरे कठिन चीजों की ओर बढ़ेंगे। तब तक हम अपने सब्जेक्ट से वाकिफ हो जाएंगे, रूबरू हो जाएंगे। और सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजिकल फर्स्ट, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, हमारे दैनिक दिनचर्या में भी ये सारी चीजें काम में आती हैं और बिल्कुल इजी लेसन, जिसका जो अंक भार है वो 4 नंबर है। अब आज के जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे 2019-20 का जो पेपर है, उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस के अंदर, वो ज्यादा से ज्यादा छोटे क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का, 2 नंबर का। कोई क्वेश्चन है जैसे बड़ा क्वेश्चन है, वो 3 नंबर का आ रहा है, उसमें भी डिवाइडेशन है, उसमें भी 1 नंबर 1 नंबर, इस तरह से वो 3 नंबर का, यानी छोटे सवाल ज्यादा बन रहे हैं, फैक्ट चीजें ज्यादा से ज्यादा पूछी जाए। तो ये जैसे लेसन है 4 नंबर, तो मैंने इसका डिवाइडेशन किया 1/7, यानी एक सवाल 1 नंबर का छोटा पूछा जाएगा और एक सवाल बड़ा 3 नंबर का पूछा जाएगा, जिसका डिवाइडेशन इसी तरह से होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उसमें भी 1-1 नंबर। तो हम सबसे पहले अगर हम चर्चा करें भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। भोजन हम सभी लेते हैं, हमारे दैनिक दिनचर्या में भोजन करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि पोषक तत्वों की कमी रह जाती है, तो मानव शरीर को पर्याप्त रूप से पोषण नहीं मिल पाता है। मनुष्य का शारीरिक प्लस मानसिक विकास, वो पोषण, वो शारीरिक प्लस मानसिक विकास होना ही पोषण है।
और पोषण होगा पोषक तत्वों की सहायता से। और पोषक तत्वों के बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि जो मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास पोषक तत्वों की सहायता से होता है। तो ये पोषण मनुष्य के जीवन का आधार है। शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है। तो कुल मिला के बात एक ही है कि पोषण मानव जीवन का आधार है। और पोषण के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है फूड की, भोजन की। हम भोजन लेते हैं तो उसके अंदर सभी पोषक तत्व मौजूद हो, सारे के सारे पोषक तत्व मौजूद हो, तो हम उसे कहते हैं संतुलित भोजन, जिसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हो। जैसे हम अनाज खाते हैं, गेहूं, बाजरा, तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। हम दालें खाते हैं, उसके अंदर होता है प्रोटीन। हम घी, दूध, दही खाते हैं, उसमें होती है फैट, वसा, जिनसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन जिनसे एनर्जी बहुत कम मिलती है, लेकिन हमारे शरीर की टूट और जो मरम्मत होती है वो इसी विटामिन की सहायता से। इसके अलावा खाद्य रेशे जरूरी है, भोजन के साथ में जल जरूरी है। कोई एनर्जी नहीं मिलती लेकिन भोजन के साथ में बहुत जरूरी है। ये सारे पोषक तत्व, इसके अलावा खनिज लवण वो भी देता, वो बात खनिज लवण मानव शरीर के भोजन में अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में है, लेकिन इनकी उपस्थिति बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे छोटे छोटे रोग होते हैं हमारे शरीर के अंदर, तो ये बहुत जरूरी है खनिज लवण। अगर ये सारे मौजूद हैं तो उन्हें हम कहेंगे संतुलित भोजन। और इनमें से किसी भी पोषक तत्व की लंबे समय तक या किसी भी पोषक तत्व की कमी है तो उसे हम कहेंगे असंतुलित। तो भोजन हमेशा संतुलित ही लेना है, असंतुलित भोजन नहीं लेना है। अब असंतुलित भोजन जिसकी वजह से जो गरीब बच्चे हैं सड़कों के किनारे रहते हैं, वो संतुलित भोजन या गरीबी की वजह से कोई बच्चे असंतुलित भोजन लंबे समय तक लेना चाह रहे हैं, तो वो किसका शिकार होना है? कुपोषण। पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन और कुपोषण को बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन। और इस मैल न्यूट्रिशन की वजह से छोटे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। तो यह है कुपोषण। भोजन में, इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, भोजन में किसी भी पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी कि भोजन में किसी भी पोषक तत्व की लंबे समय तक कमी रहना कुपोषण करेगा, कुपोषण कहलाता है। तो ये सारी चीजें। अब कुपोषण के जो प्रभाव है, अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं मनुष्य के शरीर पर, जिसमें हम सबसे पहले अगर हम बात करें विटामिन कुपोषण, विटामिन कुपोषण। जब भोजन में विटामिन की कमी रहती है तो वो छोटे बच्चे और वो मनुष्य विटामिन कुपोषण का शिकार हो जाता है। भोजन में इसकी जो उपस्थिति होती है वो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है, लेकिन इसका होना बहुत जरूरी है। तो अलग अलग विटामिन जिनकी कमी से होने वाले रोग और उन रोगों से जो लक्षण होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो विटामिन कुपोषण के अंतर्गत आ जाता है, तो ये बात करेंगे। विटामिन आ जाएगा,
विटामिन का नाम, नॉर्मली उसका रासायनिक नाम। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से बनता है, वो विटामिन से बनता है ज्यादा। कमी से होने वाला रोग और जो लक्षण, उस रोग के लक्षण हम शॉर्ट के अंदर पढ़ेंगे। विटामिन ए, सबसे पहला जो विटामिन है वो विटामिन ए है और उसका जो रासायनिक नाम है वो है रेटिन। और इसकी कमी से सबको पता है रतों की रोग, रतों की नाम रोग होता है जिसे अपने भाषा में, अपनी मारवाड़ी भाषा में कहते हैं रातिन रोग है। तो ये रतों की रोग है और इस रोग के लक्षण है कम प्रकाश, कम प्रकाश या रात में दिखाई न दे। विटामिन बी जिसके 12 भाग हैं टोटल, जिसमें के हम सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 महत्वपूर्ण भागों की चर्चा करेंगे। जो विटामिन B1 है, उस विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो है थायमिन। यह इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है कि विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन है, इसे नहीं पूछ करके आपको पूछ सकते हैं कि थायमिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो थायमिन की कमी से जो रोग होता है वो बेरी है, जो विटामिन B1 की कमी से नहीं होता है। तो रासायनिक नाम के आधार पर क्वेश्चन किया जा सकता है, जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं, वे तंत्रिका कोशिका पेशी कमजोर हो जाती है और हृदय की जो धड़कन है वो भी कम हो जाती है। विटामिन B2 जिसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, और जो राइबोफ्लेविन इसका रासायनिक नाम है, उसके अकॉर्डिंग इसके होने वाला रोग है और वो रोग है राइबोफ्लेविनोसिस। इंपॉर्टेंट रोग है और ये इसके नाम के अकॉर्डिंग आसानी से याद रह जाएगा कि इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है और इसका जो रोग है राइबोफ्लेविनोसिस है। तो विटामिन B2 की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस रोग होता है। लेकिन इसका जो लक्षण है, रोग के जो लक्षण है वो यह है कि मुख के किनारे वे होठों की त्वचा बढ़ जाती है। मुख के किनारे वे होठों की त्वचा फटने लगती है, त्वचा फटती है। होठों की, मुख के किनारे की त्वचा है वो इस विटामिन की कमी से फटने लगती है, विटामिन B3। और विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो भी बहुत इजी है, इसका रासायनिक नाम नियासिन। और इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलेग्रा। कई कई किताबों में पलेग्रा लिखा हुआ लेकिन नहीं है, पेलेग्रा है इसका सही जो रोग है। और विटामिन B3 की कमी से तो पेलेग्रा रोग होता है। इसकी जो लक्षण है, इसमें क्या होता है कि जीभ व त्वचा, जीभ हमारी जीभ पर और त्वचा पर पपड़ियां पड़ने लगती है। पर पपड़ियां जैसे वर्षा के दिनों में किसी जगह पर पानी एकत्रित होता है, वो पानी जैसे जैसे सूखता जाता है, तो सूखने पर उस पर जैसे पपड़ियां पड़ती है उस मिट्टी पर, उसी वजह से इस विटामिन B3 की कमी से हमारी जीभ पर, हमारी त्वचा पर पपड़ियां पड़ने लगती है। इसके बाद में अगर हम बात करें विटामिन C, और विटामिन C का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वो है स्कर्वी नामक रोग होता है। ज्यादातर जो एस्कॉर्बिक अम्ल है खट्टे खाद्य पदार्थों से ये एसिड हमें प्राप्त होता है और इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी, जिससे हमारे जो
मसूड़े हैं जिसके अंदर दांत पीट रहते हैं, मसूड़ों से खून आता है और त्वचा पर चकत्ते बनते हैं विटामिन सी की कमी से। उसके बाद में विटामिन डी जो हमें सर्दी के दिनों में सूर्य से भी प्राप्त होता है और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉन। और इस विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। और रिकेट्स रोग में हड्डियां घुटने पास आ जाते हैं, घुटने पास और हड्डियां मुड़ने लगती है। भाई हड्डियां मुड़ती है ऐसे तो घुटने पास आते हैं। जब मनुष्य बच्चा चलता है तो घुटने टच करने लग जाते हैं, या वो खड़ा रहता है तो घुटने टच कर रही होती है, घुटने पास आ जाते हैं, वे हड्डियां मुड़ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण विटामिन है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर का क्वेश्चन जैसे आपको पूछ लिया कि विटामिन D3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पहली लक्षण पूछे तो जीभ त्वचा पर पकड़ियां आने लगती है, पड़ने लगती है। तो वो सारी चीजें हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है तो वो अपन उनका आसानी से जवाब दे सकते हैं। इस सारे से 1 नंबर का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। अब हम बात करते हैं आगे जो महत्वपूर्ण कुपोषण है उसके बारे में। खनिज जो कुपोषण है उनकी हम चर्चा करेंगे। वही ये विटामिन कुपोषण को सब चीज लिख करके समझाई गई। खनिज कुपोषण से पहले हम पढ़ लेते हैं प्रोटीन कुपोषण। हमारे भोजन का जो महत्वपूर्ण पार्ट है प्रोटीन की है, और लंबे समय तक जो प्रोटीन की कमी रहेगी तो छोटे बच्चे इस कुपोषण का शिकार। और ज्यादातर प्रोटीन कुपोषण का जो शिकार होते हैं उनसे जो रोग होते हैं वो गरीब बच्चों में, सड़क के किनारे या फुटपाथ पर रहने वाले लोग होते हैं, बच्चे ज्यादातर प्रोटीन कुपोषण से प्रभावित होते हैं। कि प्रोटीन की कमी से या भोजन में प्रोटीन की लंबे समय तक कमी रहेगी तो उसे प्रोटीन कुपोषण चाहिए। जो प्रभावित होते हैं, सबसे ज्यादा जो प्रभावित होते हैं वो किशोर बच्चे जिसे हम किशोर अवस्था वाले बच्चे बोल सकते हैं, प्लस गर्भवती महिला, ये इसका शिकार होती है ज्यादातर महिला। अगर हम बात करें प्रोटीन कुपोषण के कारण, और प्रोटीन जो हमें सबसे ज्यादा जो प्राप्त होती है वो दालों से प्राप्त, दाल, और दालों में भी सबसे ज्यादा प्राप्त होती है 40% प्रोटीन जिस दाल में होती है वो है सोयाबीन। और सोयाबीन का जो रासायनिक नाम, बोटेनिकल नेम है वो है ग्लाइसिन मैक्स, जिसके बारे में हम ये जो वैज्ञानिक नाम है वो लेसन नंबर 14 में भी इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये सोयाबीन में सबसे ज्यादा कितना प्रतिशत, 40%, ये इसका वैज्ञानिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। तो प्रोटीन कुपोषण के कारण जो महत्वपूर्ण दो रोग होते हैं जिसका प्रभाव होता है वो बच्चों पर पड़ता है, गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है, जिसका महत्वपूर्ण 2 रोग है। एक रोग है क्वाशियोर को ये रोग। दूसरा रोग जिसके बारे में पढ़ेंगे तो ये क्वाशियोर रोग है जिसमें प्रोटीन की कमी होता है, बच्चों में होता है, जिसमें बच्चे का पेट फूल जाता है। लक्षण है महत्वपूर्ण, बाकी सारे नहीं होता, केवल पेट फूल जाता है, भूख नहीं लगती है, भूख
कम लगती है, नहीं लगती है। इसके अतिरिक्त स्वभाव, उसका जो स्वभाव है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। स्वभाव चिड़चिड़ा होने की वजह से भूख भी कम लगती है और उसकी जो त्वचा है, उसकी जो शरीर की त्वचा है वो काली पीली धब्बेदार व शुष्क हो जाती है। त्वचा धीरे धीरे सूखने लगती है। इसका जो दूसरा, अब इसका जो उपचार है सब जानते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन से इसका उपचार होगा। दूसरा जो रोग है वो है मेरेस्मस। देखो इनको याद करने का अच्छा तरीका बता देंगे। मेरेस्मस जो रोग है इसमें क्या होता है, केवल प्रोटीन की कमी है, केवल प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी। कौन सा रोग होगा, कवाशी। जब प्रोटीन के साथ साथ मानव शरीर में, उस बच्चे के शरीर में उसके पोषण में ऊर्जा की भी कमी है तो रोग होगा मेरेस्मस। उस स्थिति को हम मेरेस्मस कहते हैं जिसके अंदर बच्चे का शरीर सूख जाता है, शरीर सूख जाता है, छड़ के समान हो जाता है। आंखों में कांतिहीन, आंखें कांतिहीन, यानी आंखों में बिल्कुल चमक नहीं है, कांतिहीन वे अंदर धस जाती है, अंदर की ओर धस जाती है आंखें बिल्कुल। तो ये जो स्थिति है वो महसूस है। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो बनता है वो आपको प्रोटीन की कमी से होने वाले जो रोग होंगे लक्षण बताएंगे। इसके अंदर यंत्र पेपर आता है या डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि जब बच्चों के भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की कमी है तो कौन सा रोग होता है, उस स्थिति में मेरेस्मस होता है और केवल प्रोटीन की कमी से कवाशी होता है। जो लंबा नाम है क्वाशोकोर, छोटा नाम है वो मेरेस्मस है। तो क्वाशोकोर में बच्चे का पेट फूलता है, लंबा नाम है, और मेरेस्मस के अंदर शरीर सूखता है। जितना छोटा नाम उतना ही जो शरीर है वो पतला होता रहता है, सूख करके छड़ के समान होता रहता है। तो यह हुआ प्रोटीन कुपोषण। अब हम बात करते हैं एक और कुपोषण की। छोटी छोटी चीजें इनमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनते हैं। खनिज कुपोषण, खनिज लवण कुपोषण हम कह सकते हैं। हमारे शरीर में मिनरल्स जो आवश्यक है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। इनकी कमी से मनुष्य अलग अलग कुपोषण का शिकार हो जाता है। और इनसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था खनिज कुपोषण से संबंधित, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो खनिज की कमी से, जब मनुष्य की भोजन में मिनरल्स की कमी रहती है तो किसका शिकार होता है, खनिज कुपोषण का। जिसमें महत्वपूर्ण खनिज लवण की बात करें, कैल्शियम और फास्फोरस, ये दोनों, कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम मानव शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। ये फास्फोरस उस कैल्शियम के साथ में मिलकर के हड्डियों में दांतों को मजबूत बनाता है। ये इसके साथ में मिक्स होता है और इनकी जब कमी रहती है मानव शरीर के अंदर तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, हड्डियां भंगुर प्रकृति की हो जाती है, थोड़ी सी चोट लगने पर चटक जाती है, टूट जाती है। तो ये कैल्शियम और फास्फोरस की वजह से होता है। अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम, ये दो तत्व है जो मानव शरीर में मांसपेशी संकुचन,
में सहायक होता है। मांसपेशियों के संकुचन और शिथिलन में ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। इनकी कमी से मांसपेशियों का संकुचन और शिथिलन सही तरीके से नहीं हो पाता, हाथों में से बाएं आने लगते हैं। तो ये इन दोनों खनिज लवण की कमी से होता है। एक होता है आयोडीन, जिसका प्रतीक चिन्ह है वो आई है। काला नमक, जामुन से आयोडीन प्राप्त होता है। पहाड़ी इलाकों में जो होते हैं नमक होता है उनमें आयोडीन की कमी होती है, जिनसे घेंगा, गलगंड या गोइटर नामक जो महत्वपूर्ण बीमारी होती है वो आयोडीन की कमी से होती है। अब आयोडीन काम क्या करता है? जो हमारी थायराइड ग्रंथि है उनसे थायरोक्सिन हार्मोन के स्रावण में अत्यंत सहायक है। और थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का संश्लेषण करता है, उसका सिंथेटिक करता है। तो ये उनका महत्वपूर्ण कार्य है कि कमी से जो होने वाला रोग है वो 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को भी पता रहता है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो इनकी कमी से जो रोग होता है वो गलगंड रोग होता है, जिसे हम घेंगा बोल सकते हैं। घेंगा नामक जो बीमारी होती है वो इसकी वजह से गले में होती है। थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। एक होता है Fe, यानी कि जिसे हम लोहा बोल सकते हैं, आयरन बोल सकते हैं, फेरस बोल सकते हैं। तो इसका प्रतीक चिन्ह है Fe। तो ये खनिज लवण है। इसका महत्वपूर्ण कार्य है मानव शरीर के अंदर। वो क्या करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन, रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाला जो महत्वपूर्ण तत्व है वो Fe है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल आराम से चर्चा करेंगे हम 2019 के पेपर के अंदर कि हीमोग्लोबिन का निर्माण करने वाले तत्वों का नाम, तो वो लोहा लिखना है उसके अंदर। तो ये इसका महत्वपूर्ण कार्य हो गया। जब इसकी कमी होगी तो हीमोग्लोबिन नहीं मिल पाएगा, रक्त का रंग लाल नहीं होगा और इसकी कमी से जो रोग होता है वो रक्तहीनता, जिसे हम एनीमिया रोग कहते हैं, उनकी कमी होती है इसके अंदर। तो ये सारे महत्वपूर्ण जो तत्व है, जो खनिज लवण है, जिनकी कमी से ये रोग होते हैं, ये समस्याएं हमारे शरीर के अंदर होती है। अब हम चर्चा करते हैं अपने जो कुपोषण हो गया, कुपोषण हो गया, अलग अलग कुपोषण के पार्ट हमने पढ़ लिए। संतुलित और असंतुलित भोजन पढ़ लिया, उनसे होने वाली बीमारियां हमने पढ़ी है कुपोषण से संबंधित। तो मेल न्यूट्रिशन, छोटे बच्चों को हमेशा, और ये जो सारी चीजें हैं उनको अपने जीवन में उतारना। छोटे बच्चों को संतुलित भोजन, ज्यादातर तो किशोरावस्था है, उस स्थिति के अंदर संतुलित भोजन ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए ताकि बच्चे में सही विकास हो सके। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी सही तरीके से पोषण लेना चाहिए ताकि अपने गर्भ में पड़ रहे भ्रूण शिशु का सही तरीके से विकास हो सके। पेयजल, सब जानते हैं कि पेयजल के बारे में 100% लोग जानते हैं। पीने योग्य जल, पीने योग्य जल को भी हम पेयजल कहते हैं। सब जानते हैं, सब इसकी डेफिनेशन है, लेकिन इसके जो गुण होते हैं, क्या इसके अंदर गुण होने चाहिए? कोई अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई अशुद्धियां नहीं हो। कौन सी अशुद्धियां? धूल के कण इसके अंदर नहीं होने चाहिए, आंखों से दिखने वाले, और छानने पर वो शुद्ध भी हो जाते हैं, धूल के कण अलग हो जाते हैं। आंखों से दिखने वाली वनस्पतियां नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की, तो वो शुद्ध जल है। उसका जो पीएच मान है, पीएच में पी छोटा रहता है और एक से बड़ा रहता है। साइंस के 2-3 वर्ड ऐसे हैं जिसके अंदर ज्यादातर कॉमनली हम पढ़ते हैं कि पहला वर्ड है वो बड़ा आता है, कैपिटल आता है, लेकिन पीएच में पी छोटा आता है
ये पोषण जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की जो पावर है, शक्ति है P। कई बार 2014 के पेपर में पूछा गया था कि pH में जो P है उसका योग किस भाषा के किस शब्द से बना, इसका अर्थ क्या होता है? तो ये जर्मन भाषा के पोटेंज शब्द से बना है, पोटेंज शब्द से बना होता है। इसका अर्थ होता है शक्ति, और वो शक्ति है हाइड्रोजन आयन की शक्ति। तो इसका pH मान, जल का जो pH मान है वो 7 होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे कि pH हमने लिखा P छोटा, तो उसी प्रकार हम डेसिबल लिखते हैं, ध्वनि जो प्रबलता मापने की इकाई है, जिसमें D छोटा होता है, B बड़ा होता है। तो ये सब वर्ड है। pH मान 7 होना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन पूर्ण रूप से उसके अंदर घुली हुई होनी चाहिए। तो ये सारे गुण होते हैं जल के। पेयजल के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ये गुण है तो उनका पीने के रूप में हम आसानी से उपयोग कर सकते हैं। जल पृथ्वी पर उपस्थित एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ की 3 अवस्था होना है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में वो बर्फ के रूप में, द्रव के रूप में तो जल, तरल के रूप में है जल, और गैस के रूप में जल, वाष्प के रूप में। लेकिन अब क्या हो चुका है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और उस प्रदूषण का शिकार हो रहा है जल। उद्योग धंधे और कल कारखाने जो चल रहे हैं, इसकी वजह से जो धुआं है, उस धुएं में कई प्रकार की गैसें घुली हुई होती है, धात्विक ऑक्साइड घुले होते हैं, जिनकी प्रकृति अम्लीय होती है, NO2SO2, जिसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है, जल पूरा प्रदूषित होता है। और ज्यादा जल के लगातार प्रदूषण की वजह से, इस जल प्रदूषण की वजह से कई प्रकार की बीमारी होती है, हैजा, पेचिस, वायरल संक्रमण की कुछ बीमारियां होती है, वो है टाइफाइड, पीलिया, हेपेटाइटिस जिसे हम बोलते हैं, फ्लू। ये वायरल संक्रमण है। वायरल का मतलब एक दूसरे व्यक्ति में फैलना, जैसे कोरोना वायरस है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, तो ये वायरल बीमारियां होती है, वायरस संक्रामक बीमारियां होती है। अगर हम बात करें जो एक समय राजस्थान के अंदर महामारी का रूप ले चुकी थी, एक बीमारी नारू या बाला, प्रदूषित जल की वजह से हुई थी, और इस बीमारी ने 1995 में महामारी का रूप ले लिया। नारू या बाला एक कीड़े की वजह से होती है, गर्मी की वजह से होती है नारू या बाला, और उस कीड़े का, उस गर्मी का नाम है, उसका रोग जनक है नारू या बाला रोग का। बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक नंबर का इससे क्वेश्चन भी बनता है कि नारू या बाला रोग का रोग जनक कौन है? गर्मी, और उस गर्मी का नाम है ड्रैगनकुलस मेडिनिस। ये गर्मी जल के साथ मानव शरीर में प्रवेश करता है, त्वचा में खून चूसता है और अपना पोषण प्राप्त करता है। भाई हर कोई भी जीव मानव शरीर में प्रवेश करता है तो उसका उद्देश्य होता है पोषण और आवास। तो मानव शरीर से पोषण प्राप्त करता है, लेकिन इसकी एक बड़ी जो ये संक्रामक बीमारी थी एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति, उसका मुख्य कारण था कि इसका जो मादा गर्मी होता था वो अंडे, जो अपने अंडे हैं वो कभी भी मनुष्य के शरीर में नहीं देता था, वो अपने अंडे जल में देता था। तो जल में देने की वजह से वो जल पूरा का पूरा दूषित हो जाता, और उस दूषित जल को जब कोई व्यक्ति ग्रहण करता तो उसके शरीर में भी वो फैल जाता। तो ये नारू या बाला रोग महामारी का रूप ले चुकी थी। 1995 में नारू बाला रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। सभी उस जो भी प्राकृतिक जलाशय थे उनको स्वच्छ करवाया गया, और सन 2000 के बाद
राजस्थान के अंदर नारू या बाला रंग का कोई भी केस नहीं मिला, मतलब इससे पूर्ण रूप से छुटकारा पाया जाता। फिर भी हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनकर जलाशयों को अपने गांव के अंदर जो बने हुए हैं मीठे पानी के जो उत्तम स्रोत है, कुएं हैं या तालाब है, झील है, बावड़ियां है, नाडी है, रेगिस्तानी इलाके में टोबा है, तो उनको प्रदूषित नहीं होने देना। अगर वापस प्रदूषित होंगे तो ये बीमारियां, इस तरह की नई बीमारियां वापस हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे जो अलग अलग स्थितियां हैं मानव शरीर की, मानव स्वास्थ्य के बारे में हम पढ़ रहे हैं लगातार। मोटापा पहले हमने पढ़ लिया। मोटापा जिसे हम ओबेसिटी बोलते हैं, इस मोटापा क्यों होता है? हम बोलते रहते हैं लेकिन कोई मोटा होता है कोई नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये भी है कि मनुष्य भोजन लेता है, उसको एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन उस एनर्जी को जो खपत नहीं करेगा, उस एनर्जी को खर्च नहीं करेगा, तो व्यक्ति किसका शिकार हो? मोटापा। आवश्यकता से अधिक भोजन लेने से, घी, दूध, दही, मांस, मीट, मछलियां, अंडे आवश्यकता से ज्यादा सेवन करने पर व्यक्ति मोटापा का शिकार हो जाता है। और व्यक्ति का जो मोटापा मापा जाता है वो मापा जाता है शरीर भार सूचकांक की सहायता से। शरीर भार सूचकांक, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं BMI, बॉडी, इसकी फुल फॉर्म पूछी तो नहीं जाती ज्यादातर, बॉडी मास इंडेक्स। तो ये शरीर भार सूचकांक है जिसमें मनुष्य का जितना भार है उस भार में उसकी जो लंबाई है, और वो लंबाई मीटर में होनी चाहिए, उसका स्क्वायर करके उसके भार में भाग देंगे तो उसका मोटापा, उसका शरीर भार सूचकांक हमें प्राप्त हो जाएगा। मोटापा को माप सकते हो कैसे? कि यदि उसकी BMI यानी कि शरीर भार सूचकांक 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर के बीच में आ रही है तो वो व्यक्ति मोटापा की पूर्व स्थिति में है। कि यहां तक जैसे अभी जो कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण हो रही बीमारी, और इसमें लॉकडाउन के चलते लोगों को घरों में रखा गया, स्टे हो, तो उसमें लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और आराम ही कर रहे हैं, ज्यादा कुछ काम नहीं कर रहे। शहरों के अंदर, गांव के अंदर वह भी काम रहता है, तो वो ज्यादातर घरों में रहते, अपनी एनर्जी को खपत नहीं कर पाते हैं। तो BMI अगर यहाँ पहुंचती है तो वो मोटापा की पूर्व स्थिति। तो ऐसी स्थिति के अंदर उनको व्यायाम करना चाहिए, अपनी उचित घर के अंदर ही जगह देख करके या सुबह शाम स्थिति को ध्यान में रखते हुए व्यायाम के लिए बाहर निकल सकते हैं। तो ये इस स्थिति के अंदर अगर BMI, व्यक्ति की BMI 30 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से ऊपर निकल जाती है तो वो व्यक्ति किसका शिकार है? मोटापा। उसको मोटापा रोग है जिसमें मनुष्य के शरीर में और भी तरह तरह की बीमारियां होती हैं, और उनमें जो महत्वपूर्ण बीमारियां होती है उसकी हृदय की धड़कन, हृदय संबंधी रोग, हृदय संबंधी जो रोग होते हैं वो इसके अंदर हृदय संबंधी रोग, हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं मोटे व्यक्ति को, श्वसन संबंधी बीमारियां उसके अंदर होती है, और रात के सोते समय यानी निद्राकालीन श्वास समस्या भी होती है, नींद के समय खर्राटे लेने की जो समस्या होती है वो भी
इस मोटापा की वजह से होती है। अब इस मोटापा को मापने की इकाई आ गई, ये सारी स्थितियां आपके सामने है। तो मोटापा को कम करने के लिए आवश्यकता अनुसार भोजन लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें व्यायाम है वो करना चाहिए, ताकि हम अपने मोटापा को, अपने शरीर को कंट्रोल में कर सके और इससे हमारा स्वास्थ्य भी सही बना रहता है। अब हम बात करते हैं रक्तचाप। अब बच्चे सोचते हैं कि सर जल्दी जल्दी इनको मिटा रहे हैं, तो बता दूं आपको कि इनके जो नोट्स है कुछ बच्चों को लिखवा दिए और अपने जो YouTube पर जो वीडियो डाले गए हैं उनकी जो नीचे लिंक दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, उसके अंदर नोट्स मिल जाएंगे। पहले पार्ट के लेसन वाइज वीडियो बनेंगे, उनके सभी के सभी नोट्स है वो PDF के रूप में आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो उनको आप आसानी से नोट्स कर सकते हो, या समझा दिया जाएगा। और अगर आप चाहते हो तो पेन को हाथ में लेते हो, इनको भी या वीडियो को स्लो करके आसानी से इनको नोट्स भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रक्तचाप, जिसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब हम बाकी बच्चों के जो पार्ट्स हैं, रक्तचाप जिसे रक्त दाब या ब्लड प्रेशर बोलते हैं, कि मानव शरीर के अंदर धमनी और शिराएं होती है। ठोस द्रव गैस है वो हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। गैस को हम टंकियों में भरेंगे और गुब्बारों में भरेंगे तो गुब्बारे फूलने लग जाएंगे। टंकियां नहीं खुलेगी तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रेशर के साथ में गैस भरी जा सकती है। तो वो हर पदार्थ स्वतंत्र रहना चाहता है। ठोस अंतरा आकर्षण बल की वजह से बंधे रहते हैं, इसकी वजह से वो स्वतंत्र नहीं हो पाते। तो इसके अंदर जो रक्त है धमनियों के अंदर प्रवेश करेगा, तरल पदार्थ है वो इनकी दीवारों पर दाब लगाएगा और रक्त द्वारा धमनी शिरा या रक्त वाहिनियों की दीवारों पर लगाए जाने वाले दाब चाप को ही हम ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या BP बोला जाता है, BP कहते हैं। सामान्य मनुष्य की जो रक्तचाप होता है, जो रक्तदाब या ब्लड प्रेशर होता है, वो 120 से 80, पारे के दाब 120 से 80 मिलीमीटर होता है। और इस रक्तदाब को जिस यंत्र की सहायता से मापा जाता है उसे हम स्पाइगमो मैनोमीटर बोलते हैं। स्पाइगमो मैनोमीटर बोला जाता है। इसकी सहायता से हम रक्तचाप मापेंगे। तो ध्यान रहे कि रक्तदाब को इसी तरह से कभी नहीं लिखना है, पहले यही आंकड़ा लिखना है, क्योंकि ये ऊपर का दाब है, ये नीचे का दाब है। जब भी उसको पंप किया जाता है तो पारे का दाब ऊपर बैठा, तो जो ऊपर का आंकड़ा है 120 मिलीमीटर, जब उसको छोड़ा जाता है हड्डी की मांसपेशियां सामान्य अवस्था में आती है, शिथिल अवस्था में आती है, तो ये आंकड़ा है। तो ये दो बाबों में ऊपर के इस आंकड़े को, इस दाब को हम कहते हैं सिस्टोलिक दाब है, और नीचे वाले इस 80 वाले आंकड़े को कहते हैं डायस्टोलिक दाब। और ये जो दाब है वो 60 से लेकर के 80 तक होता है, सामान्य है। सिस्टोलिक दाब 90 से 120 के मध्य रहता है, तो वो सामान्य स्थिति के अंदर है। सबसे पहले जो रक्तदाब मापा गया था वो स्टीफन हेल्स ने मापा था सन 1733 के अंदर। स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक था। उन्होंने स्टीफन हेल्स ने घोड़ों के अंदर, स्टीफन हेल्स ने घोड़े में सबसे पहले रक्तचाप मापा था। और 1983 के अंदर रक्तचाप की पहली परिभाषा दी थी, वो दी थी कापलर नामक वैज्ञानिक। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रक्तचाप सबसे पहले किसने मापा, तो स्टीफन हेल्स ने। सबसे पहले जो परिभाषा दी थी कापलर ने दी थी। तो ये रक्तदाब स्पाइगमो मैनोमीटर नामक यंत्र की सहायता से मापा जाता
फेफड़ा डायस्टोलिक कहलाता है। अब क्या होता है कि ये सिस्टोलिक दाब कब होता है, जैसे हृदय की मांसपेशियां संकुचित होती है तो रक्त नलिकाओं में प्रवेश करता है और नलिकाएं के अंदर उस रक्त द्वारा प्रेशर लगाया जाता है तो उस ऊपर के आंकड़े को सिस्टोलिक। और जब हृदय की मांसपेशियां वापस सामान्य स्थिति में आ जाती है, नॉर्मल स्टेज में आ जाती है, तो उसको हम बोलेंगे डायस्टोलिक। और रक्तचाप जो मूल रूप से होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है बीपी लो और एक होती है बीपी हाई। जब मानव शरीर के अंदर रक्त की कमी रहती है, शरीर दुबला पतला रहता है तो नलिकाओं में रक्त कम बहता है और कम बहने की वजह से नलिकाएं जगह जगह से पिचकने लगती है कम प्रेशर की वजह से। और शरीर के महत्वपूर्ण अंग है, हृदय है, मस्तिष्क है, गुर्दे है, वहां तक वो रक्त नहीं पहुंच पाता है बीपी लो की वजह से, तो वो अंग हृदय मस्तिष्क वो अंग निश्चित तौर पर स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। और बीपी हाई किस मतलब बीपी हाई से किसी बात है कि इसके अंदर रक्त का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से चला जाता है आंकड़ा 160 180 तक। क्यों होती है बीपी हाई? एक तो हमारे खान पान की वजह से, हम जितने ज्यादा तेलीय पदार्थ, मसालेदार पदार्थ, वसा युक्त भोजन, मोटापा की स्थिति अलग से होती है, बीपी हाई भी हो जाती है। चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, धर्म और यानी डर की वजह से भी बीपी हाई हो सकती है और उस स्थिति के अंदर रक्त का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और रक्त वाहिनियां कहीं से घट भी सकती है, तो रक्त का प्रवाह ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इसको कंट्रोल करने के लिए हमें तेलीय पदार्थों को कम से कम खाना चाहिए, डिब्बाबंद सामग्री नहीं खानी चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन लेना चाहिए, ताजे फल खाने चाहिए जिनसे हमें पोटेशियम और सोडियम प्राप्त होते हैं। ये सब रोजाना व्यायाम करना चाहिए, 30 मिनट तक पैदल चलना चाहिए तेज गति से, सर्वश्रेष्ठ व्यायाम में योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा मनुष्य स्वस्थ रहने लगता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए 21 जून को विश्व स्तर पर योगा दिवस मनाया जाता है। तो ये अपने स्वास्थ्य के लिए, मानव स्वास्थ्य की हम बात करें, अगर हम बात करें जो मनुष्य के स्वास्थ्य को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वो है नशीले पदार्थ। और ये नशीले पदार्थ और उन नशीले पदार्थों से, जिसे हम नशा बोल सकते हैं, नशीले पदार्थ बोल सकते हैं, जिससे मनुष्य इसका शिकार होता है, व्यसन जिसे हम कह सकते हैं, लत का शिकार, आदत का शिकार हो जाता है और एक आदत बढ़ जाती है जिसके बिना जीवित रहना नामुमकिन हो जाता है। मतलब तो नशा करना है तो करना ही है, लत बढ़ जाती, बीमारी से लग जाती, आदत बढ़ जाती है। तो महत्वपूर्ण नशीले पदार्थों की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आता गुटखा। नशीले पदार्थों का सेवन जब मनुष्य करने लगता है तो अपनी गलत संगति की वजह से करने लगता है, बुरी आदतों की वजह से करने, लोगों के साथ उठने बैठने से करने। तो ये जब भी नशीले पदार्थों का सेवन करता है तो उसको ऐसा लगता है कि दूसरे लोग उसका सेवन कर रहा है तो उनको एक आनंद आ रहा है। उस आनंद के भ्रम की वजह से मनुष्य नशीले पदार्थों का सेवन करता है और धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। गुटखा जो सुपारी के टुकड़ों से बनता है, सुपारी के टुकड़े संश्लेषित खुशबू, जो कटरीन खुशबू होती है वो, और कथा एक पादप होता है, उसके तने से
ये बनाया जाता है, इसके अंदर चूना भी मिलाया जाता है, इसमें धातु का वर्क भी डाला है। धातु का जो कार्य करना, उसको बारीक बनाना, वो धातु का वर्क होता है। सादे व्यवहार में देखते हैं काजू कतली के ऊपर चांदी की वर्क लगी थी, बिल्कुल पतली बारीक वर्क, वो धातु की वर्क, धातु का कार्य करना। तो इन सभी से सुपारी के टुकड़े, संश्लेषित खुशबू, कथा, चूना, धातु के वर्क, इन सभी से मिलकर के गुटखा तैयार होता है। कुछ गुटकों में बाहर से भी चूना मिलाया जाता है, कुछ में तंबाकू भी मिलता है, कुछ पाउच के रूप में साथ में आता है, तो वो भी उनके अंदर मिलाया जाता है। अब गुटखे का सेवन आजकल क्या होता है कि हर गांव, गली और मोहल्ले में ये पाउच के रूप में उपलब्ध रहता है। इसकी वजह से छोटे बच्चे और महिलाएं भी इनका शिकार हो जाते हैं, इनका सेवन करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त गुटखा खाने से हमारे जो जबड़े की मांसपेशियां गुटखे को लगातार चबाने की वजह से जबड़े की जो मांसपेशियां हैं वो कठोर हो जाती है, जबड़ा सही तरीके से खुल नहीं पाता है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है। और जबड़े की मांसपेशियां जब कठोर होती है उसमें बीमारी होती है, और उस स्थिति का नाम है, उस बीमारी का नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। सबम्यूकस फाइब्रोसिस। फाइबर के समान जबड़े की मांसपेशियां कठोर होती है, ये चूसन बनते हैं कि जो गुटखा बनता है किन पदार्थों से बनता है? तो सुपारी के टुकड़े, संश्लेषित खुशबू, कथा, चूना, धातु, तंबाकू से बनता है। प्रभाव क्या पड़ता है? गुटखे चबाने से सबम्यूकस फाइब्रोसिस यानी कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर होती है, और जबड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर इन गुटखे की वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर मिला होता है तंबाकू। दूसरे हम नशीले पदार्थ की बात करें तो दूसरा नशीला पदार्थ है वो है तंबाकू। इसका भी नशे के रूप में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। पूछा जा सकता है तंबाकू किस पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है निकोटिना टोबेकम। निकोटिना टोबेकम पौधा है, उसकी पत्तियों से तंबाकू प्राप्त होता है। इसका जो कुल है इस पौधे का वो है सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल के इस निकोटिना टोबेकम पादप की पत्तियों से यह तंबाकू प्राप्त होता है। और इसके अंदर जो नशीला पदार्थ होता है, मुख्य जो नशीला पदार्थ होता है वो होता है एल्केलॉइड। जो नशीला पदार्थ इसके अंदर होता है एल्केलॉइड, जो महत्वपूर्ण नशीला वो है निकोटीन। और तंबाकू की पत्तियों में जो निकोटीन होता है, नशीला पदार्थ जिसे हम एल्केलॉइड बोलते हैं, उस निकोटीन की जो मात्रा होती है वो होती है 1 से 8%। ये इसकी मात्रा होती है निकोटीन की तंबाकू की पत्तियों में। यूज करते हैं तंबाकू का वो 3 प्रकार से। तंबाकू की पत्तियों को चबाकर, पत्तियों को चबाकर, जिससे नशा आता है। दूसरा, पाउडर को सूंघकर, उनकी पत्तियों का पाउडर बनाया जाता है, नशवार सूंघ नहीं बनती है, उनकी पाउडर को सूंघकर। और तीसरी जब स्थिति बनती है तो वो स्थिति जिसका यूज किया जाता है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है धूम्रपान के रूप में। धूम्रपान जब कोई मनुष्य करता है तो उसका डायरेक्ट उसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है, और इनडायरेक्ट प्रभाव भी, अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पास बैठे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। 40% लोग दुनिया के अंदर अप्रत्यक्ष सेवन की वजह से मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। तो तंबाकू का 3 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसका दुष्प्रभाव यूज करते हैं तो इसका दुष्प्रभाव क्या है? तो यह सवाल जो बनता है 1 नंबर का कि तंबाकू
किस पौधे की पत्तियों से प्राप्त होता है। नंबर का क्वेश्चन तो यह इसका कुल पूछा जा सकता है। कुल इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इसका वैज्ञानिक नाम है। तंबाकू का दुष्प्रभाव हम बोल सकते हैं, इसके प्रभाव बोल सकते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है। इसके सेवन से जबड़े, गले, जीभ व फेफड़े का कैंसर हो सकता है। कैंसर जन्य बीमारियां इनसे हो सकती है। गर्भवती महिलाएं अगर इनका सेवन करती है, गर्भवती महिलाएं अगर इनका सेवन करती है, गर्भवती महिलाओं में भ्रूण का विकास नहीं हो पाता है। इसी अलावा कई प्रकार की बीमारियां भी इनसे होती जाती है। जब धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान के समय सिगरेट का धुआं होता है, बीड़ी का धुआं होता है। ज्यादातर सिगरेट के धुआं में जो मीठी गंध आती है, धूम्रपान के समय उत्पन्न CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO RBC को नष्ट करती है, RBC को नष्ट करती है। जब ये सिगरेट का जो धुआं होता है या धूम्रपान किया जाता है, उससे जो मीठा धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड है वो रक्त के अंदर RBC को लगातार नष्ट करती जाती है, जिससे ऑक्सीजन को लाने ले जाने में समस्या होती है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो ये RBC नष्ट होने की वजह से होती है। तो ये तंबाकू के दुष्प्रभाव है जो इस समय दुनिया के सामने मौजूद है। कई लोग इनसे ग्रसित है, लगातार इनके व्यसन के इसकी गलत आदतों का शिकार भी हो रहे हैं। तो ये नशीला पदार्थ तंबाकू के इसके दुष्प्रभाव है। अब हम बात करें एक नया नशीला पदार्थ जो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में बहुत ज्यादा प्रचलित है, और वो नशीला पदार्थ है अफीम। अभी जो पेपर हुआ है 2020 का, उसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था नॉर्मली कि अफीम पादप के कौन से भाग से प्राप्त होता है। तो बता दें आप, अफीम पादप के फल से प्राप्त होता है। और किस पादप के फल से प्राप्त होता है? उस पादप का नाम है पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम नामक पादप के कच्चे फल से जो दूध प्राप्त होता है, उस दूध को सुखाकर के अफीम प्राप्त किया जाता है, जिसे अपनी भाषा में अम्ल बोलते हैं, अमल बोला जाता है। तो यह है अफीम। इस पेपेवर सोमनिफेरम पादप का जो कच्चा फल है उसे दूध, और दूध जब सूख जाता है तो अफीम, और जो कच्चे फल रह जाते हैं जिसे हम डोडे बोलते हैं, उस कच्चे फल को बोला जाता है, कच्चे फल को बोलते हैं डोडे। फिर उसमें दूध नहीं रहता, उसको पानी में उबाल करके फिर उसके पानी का सेवन किया जाता है, उससे भी नशा। अफीम के अंदर टोटल जो नशीले पदार्थ होते हैं वो 30, टोटल नशीले पदार्थ 30 होते हैं, और उनके अंदर महत्वपूर्ण नशीले पदार्थ है पेपेवरी, सोमनिफेरम, मार्फिन, जिनसे नशीली दवाइयां बनती है, मार्फिन और कोडीन और निकोटीन, ये नशीले पदार्थ महत्वपूर्ण जो अफीम के अंदर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और इतना नशा। अफीम से ही बने नशीले पदार्थ हेरोइन का भी प्रयोग किया जाता है, इसका भी आजकल के युवा है वो इनकी गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं। तो अफीम का सेवन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी किया जाता है, राजस्थानी इलाकों के अंदर
खुशी या गम के मौके पर मनुवार के रूप में ग्रामीण महिलाएं बच्चों को सुलाने के लिए थोड़ी सी मात्रा में अफीम खिला दी जाती है। तो इन नशीले पदार्थों का लगातार सेवन किया जा रहा था, जिससे मानव शरीर के अंदर कई प्रकार की बीमारियां हो रही है, गुर्दे डैमेज हो रहे हैं, यकृत डैमेज हो रहे हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रहे, बीपी हाई हो रही है, मतलब हृदय की धड़कन जब आपको सेवन किया जाता है तो हृदय की धड़कन लगातार बढ़ती जाती है, हाई बीट बढ़ती जाती है, हाई होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये है अफीम। तो इनसे ये क्वेश्चन बन सकते हैं। नशीले पदार्थ और कच्चे फल से प्राप्त होता है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है, बोटेनिकल नेम की पेपर सोमनिफेरम का वैज्ञानिक नाम है। अब हम बात करते हैं अगले नशीले पदार्थ, और वो नशीला पदार्थ है मदिरा, जिसे शराब बोलते हैं, जिसे हम अपनी भाषा में दारू भी बोलते हैं। तो ये मदिरा, जिसमें नशे का जो मुख्य कारण है, वो नशे का मुख्य कारण है C2H5OH। इस OH को बोलते हैं एल्कोहल, और C2H5OH को बोलते हैं एथिल। तो यह बना एथिल एल्कोहल। तो शराब का जो नशे का मुख्य कारण, मदिरा का जो नशे का मुख्य कारण है, वो एथिल एल्कोहल है। अगर हम बात करें कि शराब का सेवन करने से मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, शारीरिक नुकसान होता ही है, उसके साथ साथ आर्थिक नुकसान भी होता है, पैसे लगते हैं। जब मनुष्य इस एल्कोहल का सेवन करता है और ये एल्कोहल मनुष्य की यकृत में जाती है, ज्यादा मात्रा में एल्कोहल जाएगी तो यकृत उस एल्कोहल को एसिड एल्डिहाइड में बदल देगा। एसिड एल्डिहाइड एक विषैला पदार्थ है, एक जहरीला पदार्थ है, जहर है, जो मनुष्य की लीवर को डैमेज करता है, किडनी को डैमेज करने का कार्य करता है। तो ये नशीला पदार्थ। इसके अलावा इससे बीमारी भी होती है, वशीय यकृत नामक बीमारी। इस वशीय यकृत जो बीमारी होती है वो शराब की वजह से होती है, शराब की ज्यादा सेवन की वजह से होती है। और फिर उसमें होता क्या है, इसमें मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का संश्लेषण नहीं हो पाता। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का मानव शरीर में अपने आप से संश्लेषण होता है, विभाजन होता है, बनते हैं, वो नहीं हो पाता। तो उस बीमारी को वशीय यकृत कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक नंबर का कि वशीय यकृत रोग किस नशीले पदार्थ की वजह से होती है, तो वो शराब की वजह से। जब मनुष्य शराब का ज्यादा सेवन करता है तो अपना नियंत्रण नहीं रख पाता है, शरीर का संतुलन खो देता है, गिरने लगता है। और बता देते हैं कि शराब मनुष्य के मस्तिष्क में सबसे ज्यादा असर करती है, तो वो करती है अनुमस्तिष्क पर, जिसे हम छोटा मस्तिष्क बोलते हैं। उस अनुमस्तिष्क पर प्रभाव डालती है शराब, और जिससे मनुष्य की चलने की जो क्षमता होती है, मतलब इधर उधर धड़कने लगता है, इस अनुमस्तिष्क के प्रभावित होने की वजह से। हम राष्ट्रगान के समय सीधे खड़े रहते हैं तो किसी की कंट्रोल की वजह से, तो शरीर का संतुलन अनुमस्तिष्क बना रहता है। तो मानव मस्तिष्क के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। मनुष्य की याददाश्त कमजोर होने लगती है, शारीरिक संतुलन खोता है, दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, स्मृति कमजोर होने लगती है। तो ये सारी चीजें मदिरा की वजह से। सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, और सामाजिक प्रतिष्ठा यानी समाज के अंदर इज्जत है, उस पर आंच आती है। घर के अंदर किसी छोटे बच्चे की सगाई करनी है, एंगेजमेंट करना है, तो उसके अंदर भी सामाजिक प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी है। वरना पता चल जाता है कि शराब का सेवन करते हैं या घर में कोई करते हैं, ज्यादा सेवन करते हैं, तो फिर वो समस्याएं आती है मनुष्य के जीवन के अंदर। तो ये सारी चीजें ना तो शराब की वजह से होती है, ये दुष्प्रभाव है शराब के साथ।
तो नशीले पदार्थ अपने कंप्लीट हुए। अब हम बात करेंगे जो मानव स्वास्थ्य पर नशीले पदार्थ भी प्रभाव डालते हैं, रक्तचाप, मोटापा, सब, पेयजल, दूषित जल, खाद्य पदार्थों में मिलावट। बता दें आपको, बढ़ती जनसंख्या की वजह से जनसंख्या का जो विस्फोट हो रहा है, 131 करोड़ देशवासी, और इस बढ़ती जनसंख्या की वजह से खाद्य पदार्थों की कमी आने लगी। तो लोग पैसे की वजह से और उन खाद्य पदार्थों की कमी की पूर्ति के लिए उन खाद्य पदार्थों में मिलावट करने लगे, कुछ अन्य पदार्थ मिक्स करने लगे, क्योंकि इसकी वजह से मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है खाद्य पदार्थों में मिलावट की वजह से, और बहुत ज्यादा मिलावट की जा रही है। और उसी मिलावट को ध्यान में रखते हुए एक बार एक समिति बनी थी, मार्शेल समिति, और इतनी ज्यादा मिलावट की वजह से उस मार्शेल समिति ने उस गलत धंधा करने वाले उन लोगों को मृत्यु दंड की सिफारिश की थी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में मिलावट होने लगी थी, हर खाद्य पदार्थ में मिलावट होने लगी थी, और आज भी हो रही है। हम देखते हैं यूपी और एमपी और राजस्थान जैसे राज्यों के अंदर 25% लोग नकली मिलावटी दूध का सेवन कर रहे हैं। दूध नकली बनाया जा रहा है, दूध में भी मिलावट की जा रही है। तो हम अलग अलग मिलावटी पदार्थों के बारे में चर्चा करेंगे और उनका मानव शरीर पर क्या प्रभाव है। सबसे ज्यादा जो मिलावट इस समय की जा रही है वो है कोल्ड ड्रिंक्स, शीतल पेय पदार्थ, जो ठंडे पेय पदार्थ है। पीते समय हमें अच्छा महसूस होता, लेकिन हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ज्यादातर उसके अंदर। इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो तत्व मिलाया जाता है डीडीटी, रासायनिक पदार्थ लिंडेन, मिलेनियम, ये पदार्थ इसके अंदर मिला रहे हैं, रासायनिक पदार्थ जिनसे प्रभाव पड़ता है मानव शरीर पर, लीवर और गुर्दे पर, यकृत और किडनी प्रभावित हो रही है। मनुष्य का तंत्रिका तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र डैमेज हो रहा है, पूरा का पूरा इम्यूनिटी सिस्टम, स्नायु तंत्र इनसे है वो प्रभावित हो रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक्स में यह मिला है। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाया जाता है एथिलीन ग्लाइकोल, और ये एथिलीन जो ग्लाइकोल है पानी को 0 डिग्री पर जमने नहीं देता, पानी को 0 डिग्री पर जमने नहीं देता है एथिलीन ग्लाइकोल, और इसे हम आम भाषा के अंदर मीठा झेल। इस कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4 ppS लेड मिलाया जाता है, शीशा मिलाया जाता है, प्लम्बर मिलाया जाता है, जो हमारे इन्हीं पर लीवर और गुर्दे पर खून की रक्त को शुद्ध करता है गुर्दे, जिसकी वजह से ये गुर्दे के उनके अंदर ये प्लम्बर जमता रहता है, गुर्दे किडनी फैल होने लगती है। इसके अंदर अम्लीय पदार्थ मिलाते हैं, बेंजोइक अम्ल मिलाते हैं, कार्बेनिक अम्ल मिलाया जाता है। अम्लीय पदार्थ की वजह से, उन अम्लीय पदार्थ की वजह से मनुष्य में अति अम्लता हो जाती है, पेट में अति अम्लता हो जाती है। वैसे भी हमारे जठरांश में HCl अम्ल मौजूद है, फिर अम्लीय पदार्थ उसके अंदर आ रहे हैं तो अति अम्ल, जिसकी वजह से मनुष्य एसिडिटी का शिकार हो जाता है, खट्टी खट्टी डकारें उनको आने लगती है। तो ये सारी चीजें वो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर मिलाई जाती है। अगर हम बात करें दूध, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है मिल्क, उस दूध के अंदर जो मिलाता है यूरिया
सफेदी दिखाने के लिए, दूध को ज्यादा सफेदी दिखाने के लिए उसमें यूरिया, उसके अंदर मिलाकर सोडा, उसको कलर देने के लिए उसके अंदर मिला देते हैं पोस्टर कलर, इसके अंदर डिटर्जेंट मिलाते हैं जाग उत्पन्न करने के लिए। यह मिलावटी पदार्थ जो मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ज्यादा घातक है, मिलावटी दूध बनाया जाता है इनसे। चने की दाल, चने की दाल, जिस चने की अरहर की दाल, जिसे चने को दालों का राजा कहते हैं, इसके अंदर एक जंगली पौधा है, उसकी दाल मिलाई जाती है जिसे खनसारी की दाल कहते हैं। मिर्च के अंदर ईंट का चूरा मिलाते हैं, ईंट का चूरा पाउडर, और उसको ज्यादा तीखापन लाने के लिए उसके अंदर मिलाते हैं सल्फर एस गंधक, उसके अंदर मिलाते हैं धनिया, जिसके अंदर कृत्रिम रंग मिलाया जाता है धनिये के अंदर, और उसमें भी सल्फर मिलाते हैं कृत्रिम रंग। ये सारी चीजें अगर आपको यहाँ अच्छी तरीके से नहीं दिख रही है, मैं समझा रहा हूँ चीजों को। पीडीएफ के अंदर सारे नोट्स आपको उपलब्ध रहेंगे, उनको आप आसानी से देख सकते हैं। हल्दी के अंदर पीली मिट्टी मिलाते हैं, उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए पीली मिट्टी मिला देते हैं, और उसको और पीला रंग देने के लिए उसके अंदर मिलाते हैं लेड क्रोमेट भी मिलाया जाता है। घी, उसके अंदर मिलाते हैं वनस्पति घी, जिसे डालडा घी बोलते हैं। इसके अलावा जो मिलावटी पदार्थ है और भी ज्यादा मिलावट लगातार की जा रही है। सब्जियों व फलों को ताजा दिखाने के लिए, एकदम ताजा दिखाने के लिए उस पर छिड़काव करते हैं। दो महत्वपूर्ण पदार्थ कॉपर व लेड का छिड़काव करते हैं। कॉपर व लेड का विलयन बनाते हैं, विलयन बना करके उसका छिड़काव कर दिया जाता है सब्जियों में फलों को ताजा दिखा। उनको चटक रंग देने के लिए रासायनिक इंजेक्शन लगा देते हैं, चटक रंग देने के लिए, एक अलग रंग देने के लिए, नया रंग देने के लिए उसके अंदर जो दूर से दिखते वो चटक रंग देने के लिए रासायनिक इंजेक्शन लगाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो गोभी है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर कभी कभी पूछा भी जा सकता है। ऊपर देख लेता हूं मैं। गोभी को सफेदी देने के लिए, गोभी को सफेदी देने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना। सफेदी देने के लिए सिल्वर नाइट्रेट मिला देते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इसके अंदर मिक्स कर देते हैं, उसका छिड़काव कर देते हैं, जिसकी वजह से गोभी सफेद दिखती है, दूर से अलग दिखती है, ताजी दिखती है। तो ये सारी मिलावट की जा रही है इन खाद्य पदार्थों के अंदर, जो मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा घातक है। तब इन्हीं खाद्य पदार्थों की मिलावट को रोकने के लिए सन 1954 में एक कानून बनाया गया था, 1954 में, और उस कानून का नाम है खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, रोकने के लिए। खाद्य पदार्थों में जो अल्प मिश्रण है किया जा रहा है, तो मिलावट की जा रही है, उसको रोकने के लिए, मिलावट को कम करने के लिए कानून बनाया गया जिसे PFA बोला जाता है। और ये कानून 1954 में बना,
और 65 खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगा रहा है। लेकिन इसकी कमी है कि खाद्य इसमें सजा का प्रावधान बहुत ही कम है। तो माशेलकर समिति ने तो कहा था कि मृत्युदंड देना चाहिए, लेकिन इसमें सजा का प्रावधान कम होने की वजह से लोग सजा भुगतते हैं। 2-3 महीने की जेल होती है, उसके बाद में वापस इसी काले धंधे के अंदर लग जाते हैं, जिससे आम जनता को, मीडिया वर्ग को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। अब हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनकर इन खाद्य पदार्थों में जो मिलावट हो रही है, लगातार जो मिलावट की जा रही है, उनको रोकना होगा। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो लेसन नंबर फर्स्ट जो हम नॉर्मल सा लेसन है, मैं मानता हूँ बहुत इजी लेसन है, आपको समझ में आया होगा। और ये जो YouTube पर वीडियो अपलोड किया गया है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे आसानी से समझना, क्योंकि जो नोट्स है वो PDF के रूप में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।